सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी&के एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी&के एकेडमी। बात कर रहे हैं हम विज्ञान की, और विज्ञान के ये पार्ट 9 यानी पार्ट 9 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 201 यानी 201 से लेकर क्वेश्चन नंबर 225 यानी कि 225 तक की हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी, और फ्री PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dkppsc.com इसको जरूर विजिट करें। यहाँ से आपको फ्री PDF प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है हमारी वेबसाइट के लिए, जहाँ से सीधे जाके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी और फ्री PDF वहाँ से आपको मिल जाएगी। आप हमारा फेसबुक पेज DKPPSC एकेडमी जरूर लाइक करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आप अधिक से अधिक समय तक यानी कि पूरा इस वीडियो को देखें, और हमारा जो चैनल है उसको और भी विजिट करें। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। GS के रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट के बहुत अच्छे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 201। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, यानी छिपकली जो उड़ती है उसकी हम बात करेंगे। चलिए एक एक बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेको छिपकली की। तो गेको छिपकली जो है भारत के अंदर पाई जाती है, भारत के खासकर पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, और इसका तस्करी यानी कि जो शिकार करके इसको तस्करी में यूज़ करते हैं, तो बहुत ये संकट प्राय प्रजाति है, लेकिन ये उड़ती नहीं है। हीलोडर्मा की बात करें तो हीलोडर्मा खासकर अमेरिका, ग्वाटेमाल यानी कि जो अमेरिकन देश हैं उनके अंदर, अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर ये पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर ये पाई जाती है, और ये एकमात्र ऐसी छिपकली है जो कि विषैली है, यानी कि जिसमें विष होता है। बाकी किसी भी छिपकली में विष नहीं होता, तो ये एकमात्र विषैली छिपकली है। वहीं बैरनस की बात करें तो ये भारत के अंदर पाई जाने वाली है, और ये वो छिपकली है जिससे भारत के लोग सर्वाधिक डरते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये छिपकली इसको कोई गोह कहता है, कोई गोयरा कहता है, कहीं विष खोपड़ा के नाम से, विष खोपड़ा के नाम से इसे जाना जाता है। ऐसा माना जाता है, बहुत इसके बारे में कथाएं प्रचलित है कि ये बहुत ही जहरीली होती है, इसको ये जिसको काट ले उसको कोई नहीं बचा सकता। ऐसे इसके कहानियाँ प्रचलित हैं। गोह जिसे कहा जाता है, विष खोपड़ा जिसे कहा जाता है, और गोयरा जिसे कहा जाता है। लेकिन जहाँ तक वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जहरीली नहीं होती, इसमें कोई विष नहीं होता, लोग सिर्फ दहशत के कारण मर जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ड्रेको छिपकली जो है, जो कि ब्राज़ील के जंगलों में पाई जाती है, ये जो छिपकली है ये उड़ने वाली छिपकली। ध्यान दीजिएगा, ड्रेको छिपकली जो है उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा या जिसे नागराज कहा जाता है, भारत के दक्षिण भारत में विशेषकर पाया जाता है। तो ये सांप ऐसा है जो घोंसला बनाकर अपने अंडे देता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी? ध्यान दीजिएगा, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली की हम बात कर रहे हैं, तो व्हेल शार्क जो है सबसे बड़ी मछली। ध्यान दीजिएगा, ये नीली व्हेल नहीं है, नीली व्हेल नहीं है। इवन नीली व्हेल तो मछली ही नहीं है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नीली व्हेल कोई मछली नहीं है, ये एक स्तनपायी जंतु है। स्तनपायी यानी मैमल्स, जिस ग्रुप में हम आते हैं, इंसान आते हैं, उसी ग्रुप में ये जो है नीली व्हेल आती है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं व्हेल शार्क की, जो एक मछली है। स्टोन फिश स्टोन जैसी होती है, काफ़ी छोटी होती है। मार्लिन भी छोटी है, हेल्सा जो है वो भी काफ़ी छोटी सी मछली होती है। व्हेल की बात करें, नीली व्हेल ये 50 फुट से भी बड़ी तक हो सकती है, और ये जो है ये आक्रामक नहीं होती, यानी कि ये हिंसक नहीं होती। वैसे शार्क जो होती हैं वो हिंसक होती है, लेकिन व्हेल शार्क जो है वो हिंसक नहीं होती हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली यही है। दालें किसका अच्छा स्रोत है? सभी को पता होगा, दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। दालों में प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन के लिए इम्पॉर्टेंट है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देखिए, लैक्टोज के कारण नहीं आती। लैक्टोज जो होता है दूध जैसे पदार्थों में पाए जाने वाली प्राकृतिक शक्कर है, प्राकृतिक शुगर है लैक्टोज, और जिसके कारण दूध का स्वाद जो होता है हल्का सा मीठा होता है।
तो डाई एसिटाइल जो होता है उसके कारण जो होता है देसी घी में सुगंध आती है। ध्यान दीजिएगा, डाई एसिटाइल जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है और ये किण्वन से बनता है। दूध में ये पहले से नहीं होता, ये किण्वन से बनता है इस, और ये डाई एसिटाइल इसको नाम होता है। उसी के कारण दूध की जो घी की सुगंध आती है। केसिन की बात करें तो केसिन एक प्रकार का जो कार्बनिक यौगिक जो कि दूध में पाया जाता है और इसके कारण दूध का रंग बनता है। ये सफ़ेद रंग से पीले रंग का होता है। गाय का दूध आपको देखेंगे हल्का सा पीला होता है क्योंकि उसमें पीले रंग का केसिन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये केसिन जो होता है गाय के दूध में पाया जाता है। चलिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वो वैज्ञानिक जो थे वो डेवी थे। डेवी ने ऐसा किया था। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? यानी कि इनमें से कौन है जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी की ध्वनि उत्पन्न करता है? तो बंदर नहीं है, गोरिल्ला नहीं है, चिंपांजी नहीं है, बाघ जब अपनी ध्वनि जो उत्पन्न करता है या जो गुर्राता है वो सबसे अधिक तीव्रता की होती है। जब ध्वनि चलती है तो अपने साथ क्या लेकर जाती है? ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान मास लेकर नहीं जाती। ध्वनि तो खुद ही चलती है। विभवांतर नहीं लेके जाती, वो ऊर्जा यानी एनर्जी लेके जाती है। एनर्जी के फॉर्म में जो होती है ध्वनि तरंगें चलती हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ध्यान दीजिएगा, वर्णमंडल नहीं दिखाई देता। किरीट जो होता है जिसे कोरोना कहा जाता है या कोरोना कहा जाता है, वो जो है दिखाई देता है। प्रकाश मंडल नहीं दिखाई देता, वर्णमंडल नहीं दिखाई देता, किरीट या कोरोना दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सभी को पता है 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष जिनसे बनता है तो 7 रंग सूर्य की किरण में बेजानी हापी नाला जो वाला जो सूत्र है, बेगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये जो है वो इतने होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि भूमध्य सागर से भूमध्य रेखा से नीचे वाला जो हिस्सा या इक्वेटर जो है उससे नीचे वाला हिस्सा। और इसके अंदर बात करें तो न्यू कैसल जो है ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। न्यू कैसल दक्षिण अफ्रीका में है। न्यू कैसल, ध्यान दीजिएगा, न्यू कैसल बहुत सारे हैं। यूरोप में भी एक शहर न्यू कैसल है, ऑस्ट्रेलिया में भी एक शहर न्यू कैसल है, लेकिन ये जो न्यू कैसल है डरबन के पास है, अफ्रीका में है। और गांधी जी ने यहाँ पर बहुत काम किया था। जो वहाँ के कोयला खानों के मजदूर थे उनके लिए बहुत काम किया था गांधी जी ने। तो न्यू कैसल जो है दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए, बात करें अगले प्रश्न की, किस प्रकार की जलवायु में पॉड जॉल का निर्माण होता है? तो पॉड जॉल क्या है? पहले तो ये समझे, पॉड जॉल एक प्रकार की मिट्टी है यानी कि मृदा है जिसमें कोणधारी वन प्राप्त होते हैं। कोणधारी वन हमें मिलते हैं पॉड जॉल के अंदर। और ये जो होती है आर्द्र और शीतोष्ण प्रकार की जो जलवायु होती है वहाँ पर की इसका निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, खासकर आर्कटिक और शीत प्रदेशों में। पेट में भोजन पचाने के लिए इनमें से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन पचाने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी होता है वो होता है एंजाइम। एंजाइम से जो होता है पेट में भोजन पचता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 214 की, तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो हीरा है। ध्यान दीजिएगा, कोयला भी कार्बन का रूप है, चारकोल भी, ग्रेफाइट भी, लेकिन जो हीरा है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि जो है, कौन सी राशि सदिश है? अदिश सदिश राशि हम समझ चुके हैं। यदि नहीं समझी तो हमारे और वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप पूछे हम बताएं वाले वीडियो सेशन में एक बार और मैं समझा देता हूँ। सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनको बताने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और अदिश राशियाँ वो होती हैं जिनमें केवल आपको परिमाण बताने की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि कितना बजा है, तो आप मुझे बता देंगे कुछ समय के 5 बजा है, 10 बजा है। तो यहाँ एक ही चीज़ मुझे बताइए, आपने उसकी दिशा नहीं बताई। मैं लंबाई पूछता हूँ किसी भी चीज़ की, भाई वो पेड़ कितना लंबा है, तो आप मुझे बता देंगे 10 फीट का, 50 फीट का है वो पेड़ है। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आप किस चाल से चले, तो आप मुझे बता देंगे इतने किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चले। तो ये सारी की सारी जो राशियाँ जिनमें एक ही चीज़ बताने की आवश्यकता पड़ती है वो कहलाती है अदिश राशियाँ। लेकिन कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनमें बताने की आवश्यकता होती है, उसकी दिशा भी बताने की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ इस चीज़ पर बल लगाएं, तो ये वाक्य अधूरा है। कब तक अधूरा? जब मुझे आपको बताना पड़ेगा इस चीज़ पर बल किस दिशा में लगाएं। मैं कहूँ ऊपर लगाएं,
पीछे की तरफ लगाएं, नीचे की तरफ लगाएं, बगल में लगाएं, या दाईं तरफ या बाईं तरफ, यानी मुझे आपको एक दिशा बतानी पड़ेगी, तब आपको वो चीज़ क्लियर होगी। तो वो राशियाँ क्या कहलाती है? सदिश राशियाँ। उसी तरह से जो वेग होता है, वेग की भी दिशा बतानी पड़ती है, तब माना जाता है वेग किस दिशा में चल रहा है। वेग का मतलब जो होता है एक निश्चित गति से जो चीज़ गति करती है, कोई जो चीज़ है एक निश्चित उसमें गति कर रही, तो वो उसका वेग कहलाता है। तो ये जो है वेग होता है, लेकिन उसकी दिशा बतानी होती है कि आखिर वो गति किस और कर रही है, और ये एक सदिश राशि है। केमिस्ट्री या रसायन शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है? देखिए, केमिस्ट्री या रसायन शब्द जो है ये मिस्र से उत्पन्न हुआ है। इस शब्द की उत्पत्ति, मिस्र का जो पुराना नाम है कीमिया, कीमिया से ये केमिस्ट्री बना है, और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, काला रंग, और इससे बना है ये केमिस्ट्री शब्द। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? तो सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल को नहीं प्रदान किया गया। ध्यान दीजिएगा, अल्फ्रेड नोबेल तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जिनकी संपत्ति से ये जो नोबेल प्राइज है, पुरस्कार है, ये बनाया गया था। डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी। तो जो डाल्टन थे साहब थे, इनको भी ये पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। तो सबसे पहले जो पुरस्कार प्रदान किया गया था J.H. बॉन्ड हॉक साहब को ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। चलिए, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। चार्डविक महोदय जो थे, इन्होंने इनके द्वारा जो खोज की गई थी वो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, न्यूट्रॉन की। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, परमाणु। और थॉमसन साहब जो थे, उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा, चैडविक ने न्यूट्रॉन खोजा, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन खोजा, और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की खोज की। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? यानी कि नाभिक का जो भार होता है उसे क्या कहते हैं? तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो होती है, पहले ये समझ लें, किसी भी नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों के जो परमाणु संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है? उसकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहा जाता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन कहा जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। तो सही आंसर होगा नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या, दोनों को सम्मिलित रूप से, क्योंकि अकेले नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को नहीं कहा जाता, अकेले न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या नहीं कहा जाता, दोनों को कहा जाता है। परमाणु चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का यूज़ किया जाता है? तो वो समस्थानिक यानी वो धातु जिसका यूज़ किया जाता है वो है यूरेनियम। यूरेनियम का यूज़ करके जो चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है, और ये पद्धति है रेडियो। कार्बन पद्धति होती है जिसमें कार्बन C14 एक पद्धति होती है जिसमें कि चट्टानों की विभिन्न चीज़ों की आयु का पता लगाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो चाय के अंदर लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय के अंदर जो लाल रस्ट रोग जो है वो कवक के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, कई जगह आपको इसका आंसर शैवाल मिल सकता है, लेकिन ये शैवाल के कारण नहीं होता, कवक के कारण ये होता है। कसीस का तेल क्या कहलाता है? मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ। कसीस का तेल एक ऐसा तेल है जिसका यूज़ जिस देश में जितना ज़्यादा होता है वो देश उतना औद्योगिक माना जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो कसीस का तेल कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हाइड्रोजन अम्लों का अनिवार्य अंग है। हाइड्रोजन अम्लों का अनिवार्य अंग है, ये किसने सिद्ध किया था? तो हाइड्रोजन अम्लों का जो अनिवार्य अंग है ये कहा था डेवी साहब ने। डेवी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं। जब दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा, ये अभिक्रिया योगात्मक या संयोजी अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन इसका जस्ट अपोजिट होता है, जब एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बनाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं। वियोजन में इसका जस्ट अपोजिट होता है कि दो पदार्थ टूटकर एक पदार्थ बनाते हैं। बहुलकीकरण यानी पॉलीमर जब बनाता है एक ही पदार्थ के बहुत सारे अणुओं को लेकर उसका, जैसे पाइप बनाए जाते हैं PVC वाले, जैसे पॉलीथीन बनाई जाती है, तो ये इसको बहुलकीकरण कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अंतिम प्रश्न है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? कौन सा ऐसा जो है जिसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो ध्यान दीजिएगा, लाइकेन के अंदर केंद्रक होता है तो इसके अंदर अनुपस्थित नहीं होता। कवक के अंदर भी होता है,
हरे शैवालों के अंदर भी होता है, लेकिन जो जीवाणु होता है उसके अंदर, उनके एक कोशी जीव होता है जीवाणु, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, जीवाणु के अंदर केंद्रक नहीं होता है। चलिए, ये हमारा वीडियो होता है यहीं समाप्त। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, साथ में आपके सुझाव भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का वीडियो करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।